Hello friends, this is the second video lecture of Contract MCQ series. So the first MCQ over here is a promise to pay time barred debt is option A not enforceable, option B enforceable at the discretion of debtor, option C enforceable, option D none of these. So the right answer over here is option C, it will be enforceable. अब इसमें देखिए जो टाइम बार डेट होता है ये क्या होता है. नाउ टाइम बार डेट इज अगर कोई भी डेट को रिकवर करना है तो उसके लिए एक सर्टेन लिमिटेशन पीरियड होता है जिसके विद इन ही आपको कोर्ट में जाके उस डेट को रिकवर करने के लिए केस फाइल करना होगा. अगर आपने नहीं किया और वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया देन दैट डेट विल बी कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट. तो अगर ए ने बी से कुछ लोन लिया और बाद में जो उसका लिमिटेशन पीरियड था रिकवर करने का वो कंप्लीट हो गया और बी ने उस समय तक केस फाइल नहीं किया, तो नाउ बी कैन नॉट इन्फोर्स ए टू पे द डेट अगेन बिकॉज दैट डेट हैज नाउ बीन टाइम बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन. लेकिन लेटर ऑन बाद में अगर ए ने बी को प्रॉमिस किया कि आई विल पे द अमाउंट और वो प्रॉमिस रिटन है और साइंड बाय ए है, then that contract will be valid and it will be enforceable even though इस contract में कोई consideration नहीं है. ठीक है, तो इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 में इसका मेंशन्ड है कि इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड बाय द डेटर. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है टाइम बार डेट का. अगर हमने टाइम बार डेट के लिए प्रॉमिस किया है कि वी विल पे द टाइम बार डेट और अगर उस प्रॉमिस के लिए हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है देन ऑल्सो this contract will be valid and it will be enforceable. Now MCQ number 2, where both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement, then option A, agreement can be enforced, agreement cannot be enforced, agreement is void, agreement is voidable at the option of any party. So the right answer over here is agreement is void. ये void क्यों होगा, इसका आंसर सेक्शन 20 में दिया हुआ है. अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक था फॉर सम इसेंशियल फैक्ट ऑफ द एग्रीमेंट तब फिर वो एग्रीमेंट void हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीटिंग ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट कि दो लोग सेम चीज पे बात कर रहे हो. अगर कोई इसेंशियल मैटर ऑफ फैक्ट पे ही दोनों से मिस्टेक हो गई है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बोथ द पार्टीज से मिस्टेक होनी चाहिए. सो द मिस्टेक शुड बी बायलैटरल. तो अगर दोनों से मिस्टेक हो गई देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. ये सेक्शन 20 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है. और सेक्शन 21 में गिवन है अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है देन इट वोंट बी वॉइड, then it will be voidable at the option of one party. Okay, then it won't be void. But अगर unilateral mistake as to the identity है और या फिर misrepresentation के through है then only it will be void. तो ये bilateral mistake का कि दोनों parties को mistake हुई है ये section 20 में given है and the contract will be void. Now MCQ number 3, when the agent contracts without disclosing name and existence of his principal, in such a case on knowing the principal the third party may file a suit against A, principal alone, B, agent alone, C, either agent or principal or both, or D, none of these. So the right answer over here is option C. See, the third party can file against both the principal and the agent because principal is liable for the acts of the agent. Now MCQ number 4, active concealment of fact is associated with option A, coercion, option B, fraud, option C, misrepresentation, option D, mistake. So the right answer over here is option B, fraud. देखिए जो फ्रॉड होता है ये सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है. फ्रॉड में एक इंटेंशन होना चाहिए टू डिसीव. इफ देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव देन इट विल बी फ्रॉड. तो वो इंटेंशन टू डिसीव कैसे हो सकता है? बाय एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट या बाय स्टेटिंग ऑफ अ स्टेटमेंट विच अ पर्सन नोज टू बी फॉल्स. तो इन सब चीजों से हम फ्रॉड कमिट कर सकते हैं. सो इट इज गिवन अंडर सेक्शन 17. और अगर आप कोई एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपाते हैं जो कि आपको पता है कि बताना इंपॉर्टेंट है, देन इट विल बी फ्रॉड.
Now MCQ number 5th. The delivery of good by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them, is known as A. guarantee, B. bailment, C. indemnity, D. none of these. So the right answer over here will be option B. देखिए सीधा सीधा बेलमेंट का है कि जैसे कि अगर कोई ड्राई क्लीनर है तो वो आपसे कपड़े लेता है ड्राई क्लीन करने के लिए, देन ही हैज टू रिटर्न इट ऑल्सो. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बेलमेंट का. देन ही इज द बेली इन दैट केस इफ ही इज टेकिंग योर कोट टू ड्राई क्लीन इट. अगर आपका कोई सूट लेता है ड्राई क्लीन लेने के लिए. नाउ ऑप्शन नंबर 6. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of things taken. The agreement is option A legal and proper, option B void, option C voidable, option D none of these. So the right answer over here is void. देखिए अगर कोई भी contract restrains the legal proceeding, then it will be void. If you are making a contract to oust the jurisdiction of any court, then such contract will be void. तो इसमें कैसा हो सकता है, एक तो absolute restriction हो सकता है कि you can't go to the court, या फिर कोई partial restriction हो सकता है कि law of limitation के लिए कि अगर हम contract करके अगर किसी period का limitation period हम घटा नहीं सकते. So such contracts will be void. But this section, it is given in section 28 of the Indian Contract Act that any contract which restrains the legal proceeding will be void. Okay, but it won't apply to the appeal. Appeal के लिए apply नहीं होगा, सिर्फ case file करने के लिए apply होता है. ठीक है. Now MCQ number 7. A promises to deliver goods to B on a certain day at a certain time on the payment of rupees 1000. A dies before that day, then the contract will be option A, the contract is void. Option B, A's representatives are not bound to deliver the good to B. Option C, B is not bound to pay rupees 1000 to A's representative. Option D, A's representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay rupees 1000 to the representative of A. So the answer is very simple, it will be option D, क्योंकि contract तो हो चुका है ना. देन उनके रिप्रेजेंटेटिव को ये एक्ट करना होगा. ऑप्शन MCQ नंबर 8. An agreement entered into with free consent and lawful object but with inadequate consideration, then such agreement is option A unlawful, option B lawful, option C void, option D voidable. So the right answer over here is that it is lawful. See, इसमें देखिए कंसेंट फ्री है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है. इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप 10 लाख का घर 50,000 में बेच रहे हैं तो ये भले ही कंसिडरेशन इसमें इनएडिक्वेट है, बट इससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है. हाँ, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ये जरूर एक एविडेंस हो सकता है कि हो सकता है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो सकता है कि कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ हो. ठीक है. तो इसका एक presumption of undue influence हो सकता है, but contract will be valid. अगर consideration होता नहीं, अगर consideration की lackness होती, then it would have been void. If the contract is without any consideration, then it will be void as per section 25 of Contract Act. But inadequate consideration से contract की validity पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So the contract will be lawful in this case. Now MCQ number 9. The act of submission of a tender is an act of making an offer pursuant to the notice of inviting tender, an act of acceptance, an act of entering into a contract, or an act of making a counter proposal in pursuance to the notice inviting tender. So the right answer over here is option 1. देखिए इसको समझने की जरूरत है. जब आप टेंडर देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, then it is only merely an invitation to offer. इसमें फर्क है. We are inviting people to make us an offer. Okay. और यहाँ पे क्या दिया है, the act of submission of a tender. और जब हम टेंडर सबमिट करते हैं, then actually we are making the offer, and it is up to that person who has invited us to accept it or not. ठीक है. Therefore the answer will be option 1. An act of making an offer
pursuant to the notice inviting tender. So the act of submission of a tender is an act of making an offer pursuant to the notice inviting the tender. Okay. Now the last MCQ is, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, then तो इसका answer it will be simple, it will be voidable. Okay, so it is option number 2. The agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो जो aggrieved party होगी उसकी option पे होगा कि whether that contract should happen or not. So thank you all.